बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते भारत पाक सीमा के आर पार जंग बेशक रुक गई हो, मगर मीडिया और सरकारी हलकों में बमबारी बदस्तूर जारी है। मीडिया स्टूडियोज में अब भी अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं और तिरंगा यात्राओं में अंधराष्ट्रवाद का बिगुल खुलकर बज रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक ऐसी दक्षिणपंथी, लंपट और अंधराष्ट्रवादी कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है जो अनवरत खून खराबे और हिंसा की मांग करती आ रही है। इसे सीमा के दोनों तरफ शासन कर रहे एलिट के हिस्सों का बाकायदा समर्थन हासिल है। दोनों ही देशों के शासक वर्गों के पास कोई सकारात्मक कार्यक्रम शेष नहीं बचा है। वे मेहनत कश जनता को कुछ भी नहीं दे सकते। सत्ता में पहुंचने और उसमें बने रहने के लिए वे सांप्रदायिक और जियोपॉलिटिकल शत्रुता को ही टैप करते रहे हैं। ये शत्रुता, जिसकी जड़ें 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन में है, शासक इलीट के लिए एक ब्लैंक चेक या एटीएम कार्ड की तरह हैं, जिसे वे जब तब भुनाते रहते हैं। इस शत्रुता का भी अपना एक समूचा इकोसिस्टम है जो दशकों से हेट नैरेटिव पर काम कर रहा है। दोनों राज्यों की शह पर सक्रिय सशस्त्र संगठन इसी इकोसिस्टम की हिंसक बाजू हैं। सीमा के एक तरफ इन आतंकी संगठनों का रंग हरा है, तो दूसरी तरफ भगवा। इनके सूत्र दोनों राज्यों में रॉ और आईएसआई जैसी आधिकारिक संस्थाओं के हाथ में। इस इकोसिस्टम की अपनी एक इकोनॉमी है, अपनी एक पॉलिटिक्स है। दोनों राज्यों के सत्ता प्रतिष्ठानों में अंधराष्ट्रवादी और युद्ध उन्मादी तत्वों का जोरदार बोलबाला है। दोनों देशों के बीच एक विवादित सीमा है जो इन देशों के साथ साथ कश्मीर को भी दो हिस्सों में बांटती है। इस सीमा के दोनों तरफ प्रतिक्रियावादी, दमनकारी और सांप्रदायिक शासन मौजूद हैं। एक तरफ मुस्लिम बहुल घोषित इस्लामिक राज्य है, तो दूसरी तरफ हिंदू बहुल अघोषित हिंदू राज्य जो दशकों से सेक्युलर होने का ढोंग करता आ रहा है। ये दोनों ही शासन अपनी जनता के बीच युद्ध उन्माद भड़काते आ रहे हैं। वे उसे बहकाते हैं कि सीमा पार शत्रु को ध्वस्त करके उसके इलाकों पर कब्जा करके जनता को फायदा होगा, मगर मेहनत कश जनता की तरफ से उनकी इन दलीलों का विरोध करते हुए हम उनसे कहते हैं कि आओ, पहले जो कुछ सीमाओं के भीतर मौजूद है उसका न्यायोचित बंटवारा कर लें। वे इससे स्पष्ट इनकार करते हुए चिल्लाते हैं कि ये तो समाजवाद हो जाए। दोस्तों, इन दोनों देशों में भारी आर्थिक और सामाजिक विषमता, गैर बराबरी मौजूद है। एक तरफ मुट्ठी भर खरबपति हैं, अडानी और अंबानी जैसे खरबपति हैं, और दूसरी तरफ गरीबी, बीमारी, अनपढ़ता, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी के पाटों में पिसती हुई करोड़ों करोड़ मेहनत कश जनता है। दक्षिण एशिया में संसाधनों, बाजारों, वित्त की लूट और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ा जा रहा है। ये युद्ध सीमा के दोनों तरफ इन खरबपतियों के हित में है, करोड़ों करोड़ मेहनत कश जनता के नहीं। दोनों देशों के बीच इस सशस्त्र मुठभेड़ को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। युद्ध के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ते हुए दोनों ने खुद को विजेता बताया है। भारत ने इस मुठभेड़ को पहलगाम नरसंहार का रिएक्शन बताया है, तो पाकिस्तान ने पहलगाम को पेशावर ट्रेन हमले से जोड़ा है। दोनों देशों के आक्रामक तेवरों और मुठभेड़ों का साझा उद्देश्य है दक्षिण एशिया में भारत पाक रिश्तों के मौजूदा समीकरणों को अपने पक्ष में झुकाना, बदलना और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तमाम संभव प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुठभेड़ के दौरान भारत के 2 राफेल जेट गिरने की पुष्टि के बाद राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट के स्टॉक गिर गए। साथ ही चीनी G10 के स्टॉक्स
40% ऊपर चले गए। पहलगाम हमले के 24 घंटे के अंदर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। 65 साल में पहली बार सिंधु जल संधि का निलंबन हुआ था। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में भी ये संधि कभी निलंबित नहीं की गई, ये कायम रही थी। 2016 के बाद मोदी सरकार ने कई बार ये संधि रद्द करने की धमकी दी है। पाकिस्तान में पानी की कमी को मोदी सरकार ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और 1969 के वियना सम्मेलन का उल्लंघन करते हुए संधियों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाई हैं। युद्धबंदी के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात कही है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हासिल सिंधु जल संधि 80% जल पाकिस्तान को देती है और 20% भारत को। सिंधु की सहायक नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आता है और चिनाब, झेलम का पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। मगर जल संधि के निलंबन की घोषणा एक बात है और जल को रोकना बिल्कुल दूसरी। मजे की बात यह है कि सिंधु जल संधि के निलंबन की घोषणा के तुरंत बाद चिनाब में आई बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार को उसके पानी को पाकिस्तान की तरफ जबरन खोलना पड़ा। पाकिस्तान की खेती और बिजली और उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंधु बेसिन में लगभग 300 मिलियन लोग रहते हैं, वहां बसे हुए हैं। इनमें अधिकतर पाकिस्तानी हैं। इस बेसिन में 90% लोग और 80% खेती सिंधु नदी के जल पर ही निर्भर है। पाकिस्तान की 25% जीडीपी सिंधु जल पर, सिंधु नदी पर टिकी हुई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब सब सिंधु नदी पर निर्भर हैं। इसलिए पाकिस्तान के शासक भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध की घोषणा बताया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने और भी चिंताजनक बयान दिया कि भारत इलाके पर युद्ध थोपेगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। जालंधर के आदमपुर में वायुसेना बेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए गत सोमवार को मोदी ने भी इसी तरह की उकसावेबाजी करते हुए कहा कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। मोदी ने कहा कि हमने युद्ध को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया, और भविष्य में युद्ध जारी रखने की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि आतंक और युद्धबंदी साथ साथ नहीं चल सकते। अंत में मोदी ने दावा किया कि युद्धबंदी की मांग पाकिस्तान ने की थी। दरअसल ट्रंप के दबाव में युद्ध रोकने के बाद मोदी की उसके युद्ध पिपासु समर्थकों के बीच खासी किरकिरी हुई है, जो भारतीय सेना के लाहौर और कराची पहुंचने के दिवा स्वप्न देख रहे थे, उसके मंसूबे बांधे बैठे थे। युद्धबंदी ने मोदी भक्तों की इस भीड़ को जैसे शौक दे दिया। दशकों में तैयार मोदी की हिंदू स्ट्रॉन्गमैन की छवि को इस युद्धबंदी ने एक क्षण में धूल में मिला दिया। अलबत्ता सीमा के दोनों तरफ की मेहनत का जनता ने, जो युद्ध के सख्त खिलाफ थी और सख्त खिलाफ है, और न्यूक्लियर हमले के दुष्परिणामों से ये जनता वाकिफ थी, इस जनता ने इस युद्धबंदी का दिल खोलकर स्वागत किया। इस अप्रत्याशित सेटबैक पर पोछा मारने के लिए, बड़बोलेपन के लिए कुख्यात मोदी अब हवाई गोले छोड़ रहा है। भारत के आक्रामक रुख को अमेरिका के साथ साथ वैश्विक रणनीतिक सहयोग के फ्रेमवर्क में देखा जाना चाहिए। नई दिल्ली के सहयोग से हिंद महासागर में अपना एक छत्र वर्चस्व कायम करने के मंसूबे बना रहा अमेरिका चीन के खिलाफ घेराबंदी के लिए दरअसल भारत का इस्तेमाल करने को आतुर है। हिंद महासागर की समुद्री लेन्स चीन के लिए सैनिक और व्यापारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ भारत को साथ लेने के लिए अमेरिका ने शीत युद्ध काल के पार्टनर, लंबे समय के अपने सहयोगी पाकिस्तान को भी तिलांजलि दे दी है। इसके बाद
पाकिस्तान चीन के और ज्यादा करीब आ गया है। इधर मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीतिक मोर्चेबंदी का फ्रंटलाइन पार्टनर बन चुका है। चीन के सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के लिए भारत ने अमेरिका के उकसावे में आना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने इस उकसावे को निरंतर जारी रखा है। 2016 और 2019 में पाकिस्तान के भीतर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को अमेरिका का बाकायदा समर्थन हासिल। इस बार भी अमेरिका ने सिंधु जल संधि से भारत के पीछे हटने और हमला करने की निंदा नहीं की। वह तमाशबीन बना रहा और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की न्यूक्लियर हमले की धमकी के बाद ही सक्रिय हुआ। अमेरिका में सत्ता में आते जाते रहे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की नीति भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों को लेकर बिल्कुल एक सी रही है। आबादी में पाकिस्तान भारत का छठा हिस्सा है और जीडीपी में 10वां। उसकी निर्भरता परोक्ष सैनिक कार्रवाइयों यानी आतंकवाद और अंततः न्यूक्लियर हथियारों पर है। 1951 में 34 मिलियन से बढ़कर 2025 में पाकिस्तान की जनसंख्या 240 मिलियन हो चुकी है। दोनों देशों के लगभग 2.25 बिलियन लोगों की चिंता न तो प्रतिक्रियावादी बूर्जुआ शासनों को और न ही साम्राज्यवादियों को है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 234 मिलियन और पाकिस्तान में 93 मिलियन लोग खेती में लगे हैं। इनमें 207 मिलियन लोग पानी की समस्या की चपेट में हैं। दोनों देश बरसात में बाढ़ और गर्मी में सूखा भुगत रहे हैं। 43% जनता खेती में लगी है। 82% के पास पूरा खाना तक नहीं। दोनों देशों में दुनिया की सर्वाधिक आबादी के साथ साथ सर्वाधिक और बहुआयामी गरीबी भी मौजूद है। घर, सफाई, पोषण, ईंधन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सब क्षेत्रों में चौतरफा अभाव ही अभाव है। इसके बावजूद एक दूसरे से होड़ लगाती भारत और पाकिस्तान की सरकारें सेना और हथियारों पर बजट में अंधाधुंध बढ़ोतरी कर रही हैं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च उसी अनुपात में कम किया जा रहा है। सेना और शस्त्रागारों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे इस अंधाधुंध खर्च को तरह तरह के टैक्सों के नाम पर मेहनतकश जनता की खाल उतार कर वसूला जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग एशिया में साम्राज्यवादी महाशक्तियों के बीच संघर्ष का हिस्सा है, उनकी रणनीति का अभिन्न अंग है। ये महाशक्तियां, जिनमें एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी साम्राज्यवादी कैंप है और दूसरी तरफ चीन के नेतृत्व वाला ब्यूरोक्रेटिक कैंप है, दोनों देशों को अपने संघर्ष में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब दोनों देश प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं होते तो भी वे जमकर एक दूसरे के खिलाफ परोक्ष युद्ध में लगे होते हैं। इस परोक्ष युद्ध का मैदान मीडिया स्टूडियो से लेकर जो शांति काल में भी वॉर रूम से कम नहीं दिखाई देते, बड़े छोटे बेरहम आतंकी हमलों तक फैला रहता है, जिनमें हजारों निर्दोष लोग हताहत होते रहते हैं। इसके अलावा काश्मीरी और बलोच राष्ट्रीयताओं की राष्ट्रीय आकांक्षा और संघर्ष की आड़ में भी दोनों देशों के बीच ये परोक्ष युद्ध निरंतर जारी रहा है। 2019 में मोदी सरकार ने संविधान के उस आर्टिकल 370 को हटा दिया था जो कश्मीर को विशेषाधिकार देता था और कश्मीर पर इसे हटाने के बाद मिलिट्री लॉकडाउन थोपते हुए जम्मू कश्मीर को 3 संघ शासित हिस्सों में विभाजित कर दिया। तब मोदी और संघ ने यह दावा करना जारी रखा था कि कश्मीर में प्रतिरोध को कुचल दिया गया है और तब से वे लगातार ये दावा करते रहे। मगर पहलगाम नरसंहार ने इस फर्जी दावे की धज्जी उड़ाकर रख दी। इससे बौखलाई मोदी सरकार ने आनन फानन में पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग दी। 2 राफेल सहित 5 जेट खो देने के बाद मोदी सरकार की आंख खुली। 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच ये मुठभेड़
एक बार फिर से मौत और सर्वनाश की रेखा को छू कर निकल गई। मगर अगली बार शायद ऐसा नहीं हो। उन भयानक स्थितियों का अंत करने के लिए जो 1947 के प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक विभाजन से पैदा हुई हैं, दक्षिण एशिया की वर्किंग क्लास को उन फर्जी सीमाओं के आर पार एकजुट होना होगा जो इस विभाजन से पैदा हुई हैं और जिन्हें जानबूझकर शासक एलीट ने मजबूत किया है। एक समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी कार्यक्रम के लिए क्रांतिकारी संघर्ष में ही इस एकता को हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ रहने के लिए। और चलते चलते आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में सहयोग करें और हमारे YouTube और Facebook चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आपके बीच आते रहेंगे, इसी तरह के भंडाफोड़ जारी रखें। शुक्रिया दोस्तों।